हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। एंड यू नो दीज 5 क्वेश्चंस इंक्लूड क्वेश्चंस बेस्ड आउट ऑफ करंट अफेयर्स as well as based out of static questions. So at the end of this session आपके जो 5 questions है उनके थ्रू 5 concepts भी रिवाइज होंगे। So शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ जो कि दीपौर बील पे बेस्ड है। देखिए, जो बील होता है दीज आर लेक्स, और दीपौर बील इज अ रामसर साइट, इन फैक्ट द ओनली रामसर साइट इन द स्टेट ऑफ असम। असम विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वहाँ पर सिर्फ एक रामसर साइट है, दैट इज दीपौर बील। बील इज लेक, दीपौर इज एलिफेंट। तो यहाँ पे ना आसपास बहुत सारे एलिफेंट के हैबिटेट्स है एंड दे विजिट दिस लेक, राइट। अब ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज बर्ड काउंट इंक्रीज हो गया है, अभी रिसेंटली हमें पता चला है इन दीपौर बील। बट नॉनदलेस हमारे लिए दीपौर बील के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, इट इज़ दी ओनली रामसर साइट इन असम। देन इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया ऑफ असम डिक्लेयर्ड बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। मोर देन 70 स्पीशीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स आर नोन टू विजिट दिस लेक। It is a perennial freshwater lake, very very important from the point of view of migratory birds. And in fact it was an erstwhile water channel of river Brahmaputra. ठीक है, पहले ये एक वाटर चैनल था ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र, नाउ इट इज़ अ पेरिनियल फ्रेश वाटर लेक, वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक्स इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। सो इन फैक्ट अगर हम इसकी बात करें तो तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, इसलिए जो हमारा आंसर है वो डी हो जाता है। Now it is located southwest of Guwahati city, ठीक है, approximately 10 kilometers away from Guwahati city. It is a permanent or a perennial freshwater lake, a former channel of river Brahmaputra, south to the main river Brahmaputra. It is a Ramsar site or wetland of international importance, only Ramsar site in the state of Assam. It is an important bird area. It has been declared by BirdLife International, and it is one of the largest beals in the Brahmaputra valley of lower Assam. So that is very very important. And like I said, it is important because a lot of biodiversity depends upon this lake. And you know, there are migratory birds visiting it, there are elephants that are visiting it. And अगर हम इसके देखें कि क्या क्या थ्रेट्स है, तो वही जो जेनेरिक थ्रेट्स होते हैं, अर्बनाइजेशन, गार्बेज डंपिंग, ठीक है, ऑल ऑफ दीज है ना। देयर वाज अ रेलवे लाइन ऑल्सो पासिंग थ्रू इट, पासिंग क्लोज टू इट, विच वॉज थ्रेटनिंग द होल ecosystem of Dipor Beel, right? So that was regarding your Dipor Beel or Dipor Bill. Then next is CITES COP19. So CITES is a convention which actually regulates or restricts the international trade in threatened species so that their survival is not threatened. अब जब साइट्स की बात करते हैं तो इसकी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है 2 से 3 साल के दौरान होती है। जैसे अभी COP19 अभी हुई, तो जो इससे प्रीवियस COP18 थी वो कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी 2019 में इन जिनीवा इन स्विट्ज़रलैंड, और उससे पहले 2016 में जोहानिसबर्ग इन साउथ अफ्रीका। तो 3-3 साल के गैप में ये हो रहा है। 2019 का पनामा में हुआ। अब ये ना इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया की जो शीशम है ना, दैट वाज इंक्लूडेड प्रीवियसली इन अपेंडिक्स 2 ऑफ द कन्वेंशन। अब अगर कोई चीज़ अपेंडिक्स 2 में इंक्लूडेड है, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, दिस इज करेक्ट। इट वाज हेल्ड इन पनामा सिटी, पनामा, रिपब्लिक ऑफ पनामा, पनामा सिटी इन रिपब्लिक ऑफ पनामा, राइट। अब ये अपेंडिक्स 2 में इंक्लूडेड है इंडिया शीशम। दलबर्गिया जो हमारे पास दलबर्गिया सीसो करके स्पीशीज़ है शीशम की। सो अब ये जो स्पीशीज़ हैं स्पेसिफिकली, बट जो हमारे पास जितनी भी दलबर्गिया की स्पीशीज़ थी ना, दे आर ऑल इंक्लूडेड इन अपेंडिक्स 2। अब अपेंडिक्स 2 का मतलब है कि ट्रेड अलाउड है बट रेगुलेटेड है। तो जब भी शीशम में इंडिया एक्सपोर्ट करता है, 2016 से ये लागू था कि अपेंडिक्स 2 में इसको इंक्लूड किया गया है। तो जब भी इंडिया एक्सपोर्ट करता था ना 10 किलो से ज़्यादा, तो उसको सर्टिफिकेट या परमिशन चाहिए फ्रॉम साइट्स। तो उस वजह से देखा गया कि जो इंडिया के शीशम के एक्सपोर्ट्स थे ना, दे वर फॉलिंग, ठीक है। 1000 करोड़ था कभी, अभी आधा रह गया था। तो उससे एक तो एक्सपोर्ट इनकम हमारी ऑब्वियसली कम हो रही है, एट द सेम टाइम बहुत सारे आर्टिसंस विच वर डिपेंडेंट ऑन दिस वर गेटिंग इफेक्टेड।
तो इंडिया ने बोला कि हमारा जो शीशम है, ठीक है, उसको आप इंक्लूड कर लीजिए, उसको आप चाहे अपेंडिक्स 2 में ही रखिए जैसे कि 2016 में था, लेकिन एट लीस्ट उसको अगर एक पर्टिकुलर उन्होंने कुछ रिलीफ दिया है, रिलीफ किस फॉर्म में है कि अगर एक पर्टिकुलर फर्नीचर है तो हर एक फर्नीचर अगर 10 किलो से कम है तो उसके लिए आपको परमिशन नहीं चाहिए होगी, ठीक है। पहले भी यही था कि 10 किलो से ज़्यादा में ही आपको परमिशन चाहिए होती थी, लेकिन अब क्या है, अब 10 किलो से अभी भी ज़्यादा में परमिशन चाहिए, कम में नहीं चाहिए। लेकिन 10 किलो हम कैसे काउंट कर रहे हैं, हम मेटल का वेट काउंट नहीं कर रहे उसमें, और मटेरियल्स का वेट नहीं काउंट कर रहे, हम सिर्फ शीशम का वेट काउंट कर रहे हैं, बिकॉज शीशम मोस्टली फर्नीचर के फॉर्म में ही एक्सपोर्ट होता है। सो दैट इज़ द रिलीफ दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर नहीं है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो ये हमारी स्टेटमेंट एनीवेज गलत है, और ये आपको पता होना चाहिए कि जो शीशम है या इसका जो जीनस है वो अपेंडिक्स 2 में इंक्लूडेड है, और अभी उसको थोड़ा सा रिलीफ प्रोवाइड किया गया है। सो दैट इज़ व्हाई इट हैज़ बीन इन न्यूज़। उसके बाद सी कुकम्बर हैव बीन इंक्लूडेड इन अपेंडिक्स 2 ऑफ द कन्वेंशन। दैट इज़ कम्प्लीटली करेक्ट। सी कुकम्बर एक इकाइनोडर्म्स होते हैं, बिलोंग टू द इनवर्टिब्रेट्स, एंड दीज आर मोस्टली फाउंड ऑन द सी फ्लोर, ठीक है। और इनको अभी रिसेंटली अपेंडिक्स 2 में इंक्लूड किया गया है, सो वो भी न्यूज़ में था। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 और 3 है, राइट। अब देखो साइट्स, लाइक आई सेड, पनामा में हुई 2 से 3 साल में होती है, एंड शीशम देखो अपेंडिक्स 2 में इंक्लूड किया गया था 2016 में, जो हमारी कॉप हुई थी इन जोहानिसबर्ग इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो वो कॉप 17th होगी। अब उसमें ना जितनी भी डेलबर्जिया की जीनस की स्पीशीज़ थी ना, उनको इंक्लूड कर लिया गया इन अपेंडिक्स 2, मतलब रेगुलेटेड ट्रेड। अब इंडिया में जो स्पीशीज़ मिलती है दैट इज़ डेलबर्जिया सीसो, और दैट इज़ ऑल्सो नोन एज शीशम। अब इसको जब अपेंडिक्स 2 में इंक्लूड कर लिया गया, तो जब भी इसका फर्नीचर 10 किलो से ज़्यादा का होता था तो साइट्स का हमें अप्रूवल चाहिए। अब इसको रिलीफ कैसे प्रोवाइड किया गया है, रिलीफ प्रोवाइड किया गया है कि आप 10 किलो से ज़्यादा की केजी के फर्नीचर में तो परमिशन चाहिए, लेकिन 10 किलो कैसे हम, या वेट कैसे हम काउंट करें कि किसी और मटेरियल का अगर वेट है, ठीक है, मेटल का वेट है या कोई और मटेरियल यूज़ हो रहा है, कोई और वुड यूज़ हो रही है, तो उसका वेट नहीं काउंट करेंगे। तो उससे बहुत बड़ा एक रिलीफ मिला है, एंड इट विल बूस्ट इंडियन हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स और इंडियन फर्नीचर विच इज़ मेड आउट ऑफ शीशम वुड। एंड देन सी कुकुंगर को भी इंक्लूड किया गया है इन अपेंडिक्स 2 ऑफ द कन्वेंशन। सो साइट्स कॉप 19 बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन केल्प, देखिए जो केल्प होते हैं ना, केल्प आर एक्चुअली ब्राउन एल्गे, ठीक है। अब ब्राउन एल्गे क्या होते हैं, दीज आर अ टाइप ऑफ मैक्रो एल्गे विच आर मैक्रोस्कोपिक, ठीक है, विच आर मल्टी सेलुलर, ठीक है। अब जब हम मैक्रोस्कोपिक मल्टी सेलुलर की बात करते हैं ना, हमारे पास ग्रीन, रेड और ब्राउन एल्गे है, और जो ब्राउन एल्गे है इनको केल्प्स भी कहा जाता है। दे फॉर्म केल्प फॉरेस्ट, और ये ना आपको मोस्टली पोलर और टेम्परेट रीजन्स में मिलते हैं। ट्रॉपिकल में कम मिलते हैं, सरफेस में तो बिल्कुल भी नहीं मिलते, ट्रॉपिकल डीप वाटर्स में फिर भी आपको मिल सकते हैं, राइट। और केल्प फॉरेस्ट ना, अगर आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड टू बी अ वेरी न्यूट्रिशियस फूड, क्योंकि उनमें पोटाशियम, आयरन, कैल्शियम, आयोडीन जैसे मिनरल्स आपको मिलते हैं। इनफैक्ट फाइबर में भी काफ़ी रिच होते हैं। सो इसका जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो सही है। फर्स्ट इसलिए गलत है क्योंकि ट्रॉपिकल वाटर्स में ये मिलते हैं, पर ट्रॉपिकल डीप में मिलते हैं, और मोस्टली ये आपको ठंडी जगहों पे, टेम्परेट और पोलर रीजन्स में मिलते हैं। इवन जहाँ पे ना, इवन ट्रॉपिकल एरियाज में, ट्रॉपिकल डीप वाटर्स में मिलते हैं। और अगर आपको ये रॉकी सर्फेसिस में इन कोल्डर पार्ट्स में ही मिलते हैं। अगर कोई ट्रॉपिकल ऐसा रीजन है जहाँ पे बिकॉज ऑफ एनी रीजन देयर इज कोल्ड टेम्परेचर बिकॉज ऑफ सम करंट और व्हाटएवर, देन यू माइट गेट देम देयर। सो दे आर अ फीचर ऑफ टेम्परेट एंड पोलर रीजन्स, एंड ट्रॉपिकल डीप वाटर्स माइट बी you can find them in some parts of tropical surface whatever is colder temperatures. Anyways, tropical water only तो फिर बिल्कुल ही गलत हो गया ना, तो इसलिए जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है। जो लॉन्गेस्ट केल्प है वो आर्कटिक कनाडा में है, डीपेस्ट हमारा ग्रीनलैंड में मिलता है। एंड यू नो दीज आर द वन विच हेल्प इन सॉफ्टनिंग वेव्स, शेडिंग लाइट, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फूड सोर्स, ठीक है। सो इसलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर्स रिपोर्ट। अब ये किसने रिलीज़ करी है, रिसेंटली रिलीज़ हुई है। ये रिलीज़ करी है यूनेस्को ने
IUCN के साथ मिलकर, तो ये तीनों ही गलत हो जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट अगर आपको हेरिटेज साइट्स से यूनेस्को आता है तो आप इसका आंसर नन ऑफ द अबव कर सकते हो, बट नॉनदलेस एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये यूनेस्को और IUCN ने मिलकर करी है। अब देखो, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट की साइट है, अब उसमें ना एटलीस्ट 50 ऐसी साइट्स हैं जिनमें ग्लेशियर्स हैं, ठीक है। एंड इन साइट्स में 18,000 ग्लेशियर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ 10% ऑफ द अर्थ्स ग्लेशियर एरिया। और इनका ये मानना है कि 1/3 ऑफ दीज ग्लेशियर्स विल डिसअपियर बाय 2050, और जो 2/3 हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर हम टेम्परेचर राइज को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट कर दे और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को एटमॉस्फेयर से कम कर दे, ठीक है। सो 1/3 2050 तक तो जाएंगे ही प्रेजेंट सिनारियो में, 2/3 हम सेव कर सकते हैं अगर हम कुछ ज़्यादा अच्छे स्टेप्स लेते हैं टू कर्ब क्लाइमेट चेंज एंड रिस्ट्रिक्ट द टेम्परेचर राइज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, विच इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल अंटिल नाउ, बट चलो, है ना, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये हमारी फाइंडिंग्स है। तो अगेन आई एम सेइंग, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है जो यूनेस्को डिक्लेयर करी हैं दुनिया भर में, उसमें से दुनिया भर में 50 ऐसी साइट्स हैं जिनमें कि ग्लेशियर्स है और 18,000 ग्लेशियर्स हैं विच आर एक्चुअली 10% ऑफ दी अर्थ ग्लेशियर एरिया। तो 10% जो ग्लेशियर एरिया है, 10% वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर आता है, राइट। सो दैट इज़ व्हाट दिस रिपोर्ट इज़ ऑल अबाउट। सो यूनेस्को एक बहुत बड़ा गिव अवे है, बट IUCN भी आपको पता होना चाहिए, दोनों ने मिलकर ये रिपोर्ट निकाली है। उसके बाद लास्ट एक स्टैटिक का क्वेश्चन है कि NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में कौन सी एक्ट्स, उसकी जुरिस्डिक्शन से कौन सी एक्ट्स हैव बीन केप्ट आउट ऑफ इट्स परव्यू। तो आउट ऑफ द 3, फर्स्ट 2 आर नॉट अंडर द परव्यू ऑफ NGT, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और रिकग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट FRA 2006 वो नहीं है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 है। तो 1 and 2 आंसर है, क्योंकि पूछा गया है विच हैव बीन केप्ट आउट ऑफ द परव्यू, राइट। अब देखो 2 एक्ट्स हैं और 7 एक्ट्स जो आती है NGT की जुरिस्डिक्शन के अंडर, वो है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, वाटर सेस एक्ट, ये भी 1974 में आई थी। उसके अलावा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वो तो आपको क्वेश्चन से ही पता चल गया होगा, EPA 1986, BDA 2012 एंड पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1991। तो 7 एक्ट्स हैं, लेकिन ये 2 ऊपर वाली 2 नहीं है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आपने स्पेसिफिकली इस तरह से ना पढ़ा हो, हेंस अ क्वेश्चन वाज मेड ऑन दिस, राइट। सो दैट वाज ऑल रिगार्डिंग टुडेज प्रीमिक्स। अपना स्कोर ज़रूर कमेंट्स में लिखिए, अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड लास्टली, हमारा प्रीलिम्स का लाइव क्रैश कोर्स इज़ गोइंग ऑन, और ये जो क्रैश कोर्स है लाइव तो है ही, MCQs डिस्कस होते हैं इसमें, PYQs डिस्कस होते हैं, आपको MCQs प्रोवाइड करवाए जाते हैं आफ्टर एंड ऑफ एवरी क्लास, आफ्टर एंड ऑफ एवरी मॉड्यूल, FLTs आर बीइंग प्रोवाइडेड। हर एक आपको टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस मिलता है जिसमें आप अपने एकेडमिक डाउट्स पूछ सकते हो, स्ट्रेटेजिक गाइडेंस ले सकते हो सिलेक्टेड कैंडिडेट से, और हर रोज़ यहाँ पे क्विज शेयर होता है ताकि आपका रिविजन होता रहे। एंड देन देयर इज ऑल्सो अ मास्टर क्लास ऑफ CSAT, ठीक है, एंड ऑल ऑफ दिस एट अप्रॉक्सीमेटली 12,000, तो बहुत ही वेल प्राइज्ड है। और प्रीलिम्स में काफ़ी कम दिन रह गए हैं, तो आई होप दैट यू आर काउंटिंग द डेज टू प्रीलिम्स, स्पेशली इफ इट्स योर फर्स्ट अटेम्प्ट और आपने प्रीलिम्स अभी तक क्लियर नहीं किया है। आइदर केस में प्रीलिम्स बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फोकस अपॉन, एंड नाउ इज द टाइम, एटलीस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग इट, ज्वाइन एनी को, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग टेस्ट, सो दैट एटलीस्ट आपकी जो जर्नी है, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, आपकी जो जर्नी है वो थोड़ी सी स्मूथ होती जाए, थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन होती जाए, right? So that was all for today. Thank you so much for listening to this. Thanks again.